Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of newspaper analysis. Today we will see the important themes which are given in the Hindus and the Indian Express. तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियसली भी न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू किया था, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले अगर आज का पेपर अगर देखें हिंदू न्यूज़पेपर, तो उसमें आज जानते हैं कि जो 17 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जी का जयंती मनाया जाता है। तो ये महर्षि वाल्मीकि जी सब जानते हैं, सब ने पढ़ा होगा मतलब अपने बचपन में भी कि ये महर्षि वाल्मीकि जी कौन थे। इन्होंने जो रामायण बुक लिखा, ये रामायण के ऑथर थे। तो इनका जो कहानी है वो कहानी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। अगर कहानी हम लोग देखें यहाँ पर जो हिंदू में भी आज दिया गया है, तो वाल्मीकि जी जो सबसे पहले ये कौन थे, एक मतलब एक हंटर थे और मेनली रॉबर भी इनको बोला जाता है। ये मतलब लूटपाट या हंटर का काम करते थे मेनली। और अब बहुत तरीके से इनको एक मतलब वोरेशियस हंटर बोला जाता है, मतलब जो जो जानवर का जो कत्ल होता है या किसी तरह का रॉबरी होता है वो बहुत मतलब ज़्यादा लेवल पर वो किया करते थे। तो उसके बाद एक मतलब एक सेंट से मतलब एक जो साधु से इनका क्या हुआ, मतलब मिलन हुआ। तो वो साधु ने इनको ये बोला कि मतलब तुम जो ये काम करते हो, जो ये मतलब हंटिंग करते हो, इतने जानवर को मारते हो या किसी तरह का मतलब लूटपाट करते हो, तो ये क्यों करते हो? तो ये मतलब वाल्मीकि जी ने बोला कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने परिवार का जो जो क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम थे, तो मतलब परिवार का जो भरण पोषण, इसके लिए हम लोग ये काम करते मेनली, जो जो परिवार का भरण पोषण के लिए काम करते। तो उसने मतलब फिर जो साधु ने, तो साधु ने बोला कि अगर तुम जो ये काम कर रहे हो, ये मतलब हंटिंग का, ये मतलब जो मार काट का ये काम कर रहे हो, तो ये काम में तुम्हारा मतलब जो तुम पाप के जो भागीदार हो, मतलब जो तुम पाप कर रहे हो, इसका भागीदारी क्या, मतलब तुम्हारा जो परिवार है, चाहे वो तुम्हारी पत्नी हो या तुम्हारा बाल बच्चा हो, तुम्हारे माँ बाप हो, वो मतलब इसका भागीदारी लेते हैं, वो भी इस पाप में सम्मिलित है, मतलब वो भी मतलब इसमें इंगेज है। तो फिर उस समय ये वाल्मीकि जी को लगा कि ये क्या पूछ रहा है, तो फिर वो मतलब जाके अपने परिवार से पूछा। तो यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसने फिर परिवार से पूछा, तो वहाँ पर उसके पेरेंट्स, स्पाउस, जो सिबलिंग्स थे, उसने कहा कि नहीं, हम लोग मतलब इसमें पाप के भागीदारी ने, आप जो मतलब लाते हैं जंगल से, मतलब चाहे मार के काट के या किसी तरह से लूट पाट के, तो हम लोग सिर्फ उसे खाते हैं, हम नहीं जानते आप कहाँ से लाते हैं। तो हम आपके इस मतलब कि जो इस जो कमाने का आपका जरिया है, जो इस तरह का आप पाप करते हो, उसके हम भागीदार नहीं हैं। तो जाके मतलब इस तरह से उसे वाल्मीकि जी को लगा कि मतलब कुछ ऐसा मतलब उसका चेंज हुआ कि मतलब हम यह काम कर रहे हैं लेकिन हम मतलब उसके मतलब मेरे परिवार मेरे साथ नहीं है। तो इसके बाद मतलब संत ने कहा, जो जो गुरु थे, जो साधु थे, उन्होंने कहा कि मतलब इस तरीके से तुम यह काम नहीं करने के लिए। तो फिर उसने फिर वहीं पर जो डिसीजन था, वहीं पर उसने कहा कि हम राम नाम का जप करने के लिए तुम भगवान को मतलब कि सम्मिलित हो जाए, या भगवान में तुम अपना विलीन हो जाए, या भगवान को मानो। तो ये उस समय पहले नहीं मानते थे, उसके बाद वहाँ से चेंजिंग हुआ। तो इस तरह से चेंजिंग हुआ, फिर उसने बोला कि राम नाम लेने के लिए। तो ये इतना मतलब कि ज़्यादा वोरेशियस हंटर थे, मतलब जो किलर थे, कि इनसे नाम भी नहीं लिया जाता था राम का। तो फिर धीरे धीरे इनको मतलब कि बताया गया राम का नाम लेते गए, तो बहुत दिन तक ये राम का नाम लेते गए। उनके बाद इनके बाद फिर हाई पावर बोला जाता है, मतलब उतना ज़्यादा वो राम नाम में मतलब कि विलीन हो गए कि फिर जाके इन्होंने रामायण, जो कहानी है, जो रामायण का किताब इन्होंने लिखा। तो ये एक देख यहाँ दर्शाता है कि मतलब एक हंटर जो मतलब बहुत ज़्यादा एक किलर था, एक रॉबर था, वो किस तरह से मतलब कि जो जो पाप से वो किस तरह से पुण्य के रास्ता पर चल जा सकता है, किस तरह से जो आप बोल सकते हैं कि मतलब जो गलत काम कर रहा था, वो किस तरह से आपको अच्छा काम कर सकता है। तो ये मतलब इनका कहानी था, तो इसलिए इनका वाल्मीकि जयंती आपको मनाया जाता है। तो ये मतलब कहानी आप लिख सकते हैं किसी भी मतलब अगर ऐसे या कुछ इथिक्स का उस तरह का टॉपिक आ रहा है कि किस तरह से हम किसी भी क्रिमिनल को चेंज कर सकते हैं, मतलब उसका जो बिहेवियर है, जैसे रिफॉर्मेटिव हम लोग कुछ बिहेवियर जो चेंज कर रहे हैं, जो आज के समय रिफॉर्मेटिव लॉ जो लाया जा रहा है, तो रिफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये महर्षि वाल्मीकि जी का जयंती है, कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये इनका मतलब एक स्टोरी था, इंस्पायरिंग स्टोरी था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थीम्स है आज का, जो मतलब मेनली जो न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंट थीम्स है, मेनली हिंदू हिंदू न्यूज़पेपर का आज बहुत सारा न्यूज़ है। और इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम लोग यहाँ वही न्यूज़ को कवर करेंगे जो न्यूज़ आपका मतलब यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, या किसी भी स्टेट पीसीएस पॉइंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पेपर में अगर आप देखते हैं तो बहुत सारा पॉलिटिकल न्यूज़, और बहुत इधर का मतलब बहुत सारा पॉलिटिकल न्यूज़, और मतलब बिना मतलब एग्ज़ाम का कोई काम नहीं, उस तरह का न्यूज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग वैसी न्यूज़ को कवर करेंगे जैसे जो साइंस से रिलेटेड हो, या किसी तरह का जो पॉलिटिक्स भी हो, तो लेकिन वो पॉलिटिक की किताब से रिलेटेड हो।
जो किसी तरह का एक्ट से रिलेटेड हो, या आप किसी तरह का मेनली जो साइंस का न्यूज़ अभी ज़्यादा कवर हम लोग यहाँ करेंगे। फिर डिफरेंट जो आर्टिकल्स है, जो डिफरेंट एडिटोरियल्स है, उसमें किस तरह का आप आंसर राइटिंग लिख सकते हो, वो भी न्यूज़ हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ इंपॉर्टेंट थीम्स की बात करें। जैसे जूनो है, फर्स्ट जो थीम्स है जूनो, तो ये आपको मेनली न्यूट्रॉन ऑब्जर्वेटरी आपको चाइना द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये हम लोग देखेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, फिर नोबेल प्राइज़ और MIRN जो माइक्रो RNA का क्या यूज है, जिसे नोबेल प्राइज अभी दिया भी गया, जो मेनली जो मेडिसिन्स के लाइन में। फिर MSP हो गया, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। फिर ड्रग्स हो गया, इंपोर्ट रिडक्शन हो गया, जो इंपोर्ट में हम लोग कितना इंडिया ने रिड्यूस किया, जो इंपोर्टिंग जो सब जो बिल होता है वो। फिर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2024 का क्या रिपोर्ट है, क्योंकि अगर रिपोर्ट की बात करें, जो UN का रिपोर्ट होता है या किसी तरह का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट होता है, वो इंपॉर्टेंट होता था आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सैमसंग फैक्ट्री का जो अभी केस चल रहा है, जिसमें अभी मतलब बता दिया गया यहाँ पर, मतलब एक तरह से जो सॉल्यूशन है वो निकल कर आया है। तो ये भी एक केस स्टडी के रूप में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर CWDT है, जो मतलब मेनली आपको कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, वो किस लॉ के तहत बनाया जाता है, क्या उसमें रोल है गवर्नमेंट का, किस स्टेट के अंदर ये मतलब जो आपको डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल आता है, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है वाल्मीकि जयंती, तो हम लोग देख लिया अभी। वेस्ट बंगाल केस तो वो जानते हैं, जो अभी मतलब जो रेप केस का अभी चल रहा है, वो अभी भी मतलब प्रोटेस्ट वहाँ पर चल रहा है। फिर नेक्स्ट है दिल्ली पॉल्यूशन, जिसमें कि आपको जो क्वालिटी जो ग्रेडेड रिस्पांस टीम हो गया, या क्वालिटी जो कंट्रोल होता है, मतलब मेनली बोल सकते हैं आपको जो सेंटर द्वारा बनाया गया स्टैट्यूटरी बॉडी CAQM, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर SCO जो अभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जो श्री जयशंकर, उन्होंने अभी मतलब पार्टिसिपेट किया, आपको मेनली जो मीटिंग हुआ था इस्लामाबाद में। तो वहाँ SCO क्या है, वो ये नहीं इंपॉर्टेंट है किसने पार्टिसिपेट किया, इंपॉर्टेंट है कि SCO कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या रोल होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कब फॉर्मेशन हुआ, क्या हेडक्वार्टर है, वो मेनली इंपॉर्टेंट हो रहा था आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नेक्स्ट है सिटीजनशिप एक्ट, वो भी डिस्कस करेंगे, जो अभी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आज बताया किस तरह से मतलब इस एक्ट में क्या मतलब गड़बड़ी है, और इस एक्ट को आज मतलब रिव्यू रखा गया, मतलब रिव्यू किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा। फिर एक FAO का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक रिपोर्ट है इंडिया के बारे में, वो हम लोग देखेंगे। फिर TAPLF है, एक मतलब थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग एक मतलब स्कीम्स है, या बोल सकते हैं एक मतलब आपको निकल कर आया सुप्रीम कोर्ट में, मतलब इस तरह का किस तरीके से ये आया, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर एक यूरोपा कैलिपर है, जो इंडियन एक्सप्रेस में दिया गया। तो यूरोपा कैलिपर मेनली नासा द्वारा एक मिशन है, जिसमें आपको किस लिए मिशन लॉन्च किया गया है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इतना 16 आपको मतलब इंपॉर्टेंट थीम्स है। तो ये बहुत ज़्यादा थीम्स हो जाता है, अगर इसे हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करेंगे मतलब बहुत डिटेल में, तो ये 1 घंटा से ज़्यादा लेक्चर है। लेकिन इसे हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस मतलब डिफरेंट जो थीम्स में, वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को हम लोग शॉर्ट रखेंगे, ज़्यादा लेंदी नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या होगा कि अगर लेंदी रख रहे हैं तो फिर स्टूडेंट्स भी इसे देखना नहीं चाहते। तो इसे हम शॉर्ट रखेंगे, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम शुरू करते हैं हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो सबसे पहला जो न्यूज़ हमारा, चाइनीज लैब डेट 6 क्रैक फिजिक्स मिस्ट्री नियर्स कंप्लीशन। तो ये एक चाइना ने एक लैब तैयार किया है जूनो नाम से। तो ये जूनो लैब आपको याद रखना है। कौन सा लैब यहाँ पर हो गया आपको, जूनो लैब। तो जूनो लैब का जो अगर फुल फॉर्म देखें यहाँ पर क्या है, जियांगमैन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। इसे चाइना ने मतलब आपको लैब को फॉर्मेशन कराने की बात की, जो बहुत ही मतलब बोला जाता है लार्जेस्ट लैब होगा। तो वो बताया जाता है जो न्यूट्रिनोज होता है, ये न्यूट्रिनोज क्या होता है, उसका मतलब एक डिस्कवरी होगा किस तरह से न्यूट्रिनोज काम करता है। तो जानते हैं जो जिस तरह से जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, उसी तरह से बहुत सारे डिफरेंट आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। हम लोग तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं, और डिफरेंट आपको इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स जैसे न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें, यहाँ देखिए न्यूट्रॉन आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट हैव नो इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। लेफ्ट हैंडेड, और इसका जो डायरेक्शन होता है स्पिन का, वो अपोजिट होता है इसके मोशन से। तो ये सेकेंड मोस्ट एबंडेंट पार्टिकल्स यूनिवर्स है आफ्टर फोटॉन्स के बाद। ये मतलब न्यूट्रॉन्स जो इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ, वो बहुत ही कम इंटरेक्ट करता है, वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं, इसलिए हम इसे डिफिकल्ट होता है स्टडी करने। बाकी जो पार्टिकल जैसे फोटॉन्स हो गया, उसको हम लोग इजीली स्टडी कर पाते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स को स्टडी नहीं कर, इसलिए चाइना ने क्या किया, इसे मतलब एक बड़ा सा लैब बनाया जिसमें न्यूट्रिनो का स्टडी किया जा सके, आगे जाके इस पर किसी तरह का काम किया जा सके। तो ये न्यूट्रिनोज की अगर हम बात करें, तो जो न्यूट्रिनोज का जो बोला जाता है कि इन्फॉर्मेशन आपको बहुत दूर तक कैरी कर सकता है, जैसे मतलब इसलिए इसे आगे जाके अगर किसी तरह का डिस्कवरी होता है तो ये बेनिफिट कर सकता है, जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का हम लोग आजकल यूज करते हैं वेब्स का कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये मेनली आपको चाइना का मतलब कहना है।
तो इंडिया ने भी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट ये प्रपोज किया था पोटीपोरम विलेज में थेनी तमिलनाडु में, जो 1200 मीटर डीप केव में मतलब ये बनाया गया था। लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट आपको मतलब प्रपोज ही किया गया। तो ये मेनली न्यूट्रिनोज आपको जूनो के बारे में था। तो मेनली किसके अंदर में जूनो है, तो ये आप जैसे जापान कन्फ्यूज मत कर जाएगा, ये मेनली चाइना के अंदर में ये बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे मतलब आपको याद रखना है जूने के बारे में। तो यहाँ पर अगर जैसे तो यहाँ पर देखा भी गया बैकग्राउंड अगर देखें, द मोस्ट बेसिक पार्टिकल्स डेट मेक अप द मटेरियल वर्ल्ड कंसिस्ट 12 टाइप, जैसे 6 क्वार्क्स होता है, आपने पढ़ा भी होगा साइंस टेक में, लेप्टॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स होता है। तो इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो मेनली मटेरियल वर्ल्ड्स को बनाया जाता है। फिर जो जियांगमन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी मल्टीपर्पज़ न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया है, जो मतलब न्यूट्रिनोज का मास हायरार्की और जो मेजर किया जाए किस तरह से ये मतलब पार्टिकल्स आपको काम करता है, इंटैक्ट करता है बॉडी के साथ, या सुपरनोवा जो न्यूट्रिनोज होता है या प्लांट्स में होता है, किस तरह से न्यूक्लियर प्लांट्स में ये काम करता है। तो इस तरह से आपको याद रखना, मेनली आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन याद रखना है कि जूनो मेनली जो आपको लैब जो खोला गया वो मेनली चाइना द्वारा आपको खोला गया है। फिर नेक्स्ट आपको जो नोबेल प्राइज आपको दिया गया था माइक्रो आरएनए, जो कि मतलब क्या काम होता है माइक्रो आरएनए का, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और क्या है माइक्रो आरएनए। तो जो अभी जो रिसेंटली आपको जो अवार्ड दिया गया मेडिसिन के लिए, फिजियोलॉजी के लिए, वो मेनली जो 2 पर्सन्स को आपको दिया गया था, एम्ब्रोज एंड रूबकम। तो उन्होंने नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी के लिए उनको अवार्ड किया था। उन्होंने क्या डिस्कवरी किया, माइक्रो आरएनए, और जो क्या माइक्रो आरएनए का रोल होता है जीन रेगुलेशंस के लिए। तो आप लोग जानते हैं जीन क्या होता है, डीएनए होता है, ये आपका साइंस का पार्ट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हम लोग ज़्यादा उसमें डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर जैसे डीएनए की बात करें, तो डीएनए कंटेन्स इंस्ट्रक्शन हाउ सेल्स कैन मेक द प्रोटीन्स। तो क्या होता है, जैसे कोई भी बॉडी है आपको, जैसे कोई भी एक बॉडी है, उसके अंदर डिफरेंट आपको सेल्स है, वो बॉडी बना होता है। जिस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो जो सेल्स का क्या होता है, हर एक सेल्स पे अपना मतलब एक न्यूक्लियस होता है, हर एक अपना एक सेल्स में एक प्रोटीन्स होता है। तो सेल आपको जानता है कि हमको किस तरह से कौन प्रोटीन जनरेट करना है, किस तरह से कौन प्रोटीन को जनरेट करके हमको फंक्शंस करना है। जैसे हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन को पता है कि हमको क्या करना है, ऑक्सीजन को मतलब कि ट्रांसफ़र करना है। हेमोग्लोबिन का क्या रोल होता है ब्लड में, वो भी क्या एक प्रोटीन है, वो भी एक सेल्स का पार्ट है। तो उसका एक अपना रोल होता है कि वो मतलब ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है बॉडी में, जो मतलब हम लोग एयर से जो ब्रेथ करते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करना सेल्स में हेमोग्लोबिन का रोल होता है। वो आपको स्टोमक फॉर्मेशन में या किसी तरह का बॉडी का अलग पार्ट फॉर्मेशन में रोल प्ले नहीं कर सकता। इसलिए जो स्टडी हुआ माइक्रो आरएनए का, उसमें यह बताया गया कि किस तरह से बॉडी का सेल्स जो रेगुलेट करता है प्रोटीन को फॉर्मेशन में। तो इसको यूज करके साइंटिस्ट ने क्या कर सकता है, बहुत सारा मेडिसिन बना सकते हैं डिफरेंट, क्योंकि जो प्रोटीन का जो मतलब रेगुलेशंस होता है, अगर वो रेगुलेशन सही समय पर नहीं होता तो वही आगे जाकर क्या होता है, सेल अनडिवाइडेड हो जाता है। सेल का जो डिवीजन है बहुत तेजी से स्पीड से होता है, उसी को हम लोग कैंसर का रूप बोलते हैं, कैंसर का फॉर्म बोलते हैं, ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या किया, अगर इस चीज़ को स्टडी करके, इस चीज़ पर किसी तरह का रिसर्च करके अगर साइंटिस्ट इस पर कंट्रोल कर लेती है, तो वो मतलब जो कैंसर्स का या किसी तरह का एनीमिक सेल या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक जो डिजीज़ होता है, उससे क्या कर सकती है, वो आप मतलब निजात पा सकते हैं, या उससे मतलब उसको उसका एक सॉल्यूशन मिल सकता है। तो ये मेनली माइक्रो आरएनए का रोल है। तो जैसे डीएनए ऑफ ह्यूमंस का अगर यहाँ पर देखें तो 19,000 से 2,000 जीन आपको कंटेन होता है। जीन क्या होगा, एक स्पेशल जो सिगमेंट हो गया डीएनए का सिगमेंट को हम जो जीन कहते हैं। तो डिफरेंट मतलब डीएनए आपको क्या करता है, इतना जीन्स आपको कंटेन होता है। तो डीएनए का क्या रोल होता है कि मतलब जो इन्फॉर्मेशन को रीड करता है, जैसे एमआरएनए के थ्रू मतलब मैसेंजर जो आरएनए होता है उसके थ्रू क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को भेजता है एक सेल से दूसरे सेल्स में। तो ये डिफरेंट चीज़ आपको डिस्कवर इसमें किया गया। तो डिफरेंट जो डिजीज जैसे हेपेटाइटिस हो गया, डिफरेंट जो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ है, जो डिफरेंट आपको कैंसर्स है, ट्यूमर्स है, उसका क्या यहाँ सॉल्यूशन मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है। तो मेनली आपको याद रखना माइक्रो आरएनए डिस्कवर किया गया, कौन से साइंटिस्ट ने नोबेल प्राइज मिला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्या माइक्रो आरएनए का रोल है। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप लोग मतलब यहाँ अगर साइंस टेक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तो वहाँ पर एक पढ़ा होगा जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो ये जो छोटा छोटा टर्म्स होता है ये आपको ध्यान रखना। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रीडिंग द इन्फॉर्मेशन इन जीन टू मेक अ प्रोटीन। तो टू स्पेसिफाई टू सेल टाइप्स, मतलब जीन जो एक्सप्रेशन होता है वो इन इन्फॉर्मेशन को रीड करने का एक प्रोसेस होता है जो मेनली आपको सेल्स को दिया जाता है कि मतलब किस तरह से वो क्या करे, प्रोटीन को सिंथेसिस करे या प्रोटीन को रेगुलेट करे। तो यहाँ पर प्रोटीन क्या करता है, जो सेल्स वांट टू मेक प्रोटीन, इट फर्स्ट मेक ए ट्रांजिएंट कॉपी ऑफ द जीन कॉल्ड द मैसेंजर आरएनए। तो पहले तो मैसेंजर आरएनए के थ्रू मतलब एक कॉपी बनाता है, मतलब किस तरह से हमको प्रोटीन को क्या करना, फॉर्म करना। उसके इसी को क्या कहा जाता है, उसको यहाँ पर अगर यहाँ पर जो टर्म देखें उस टर्म को यहाँ पर क्या है, जो एमआरएनए जो कॉपी बनाया जाता है इन्फॉर्मेशन के थ्रू, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, उसी ट्रांसक्रिप्शन को एमआरएनए यूज करके क्या होता है, सेल्स का प्रोटीन आपको बनाया जाता है। तो ये मतलब पहले क्या था कि
मतलब लगता था कि सेल्स का एक अपना ग्रोथ होता है, वो खुद ऑटोमेटिक मतलब या तो उसका मतलब वो डेथ हो जाता है या मतलब ऑटोमेटिक वो क्या होता है डिग्रेड हो जाता है। लेकिन इस तरह से नहीं होता है। सेल्स का एक मतलब एक लाइफ साइकिल होता है, उसमें mRNA होता है जो उस चीज़ को क्या करता है रेगुलेट करता है। साइंटिस्ट ने ये इस तरह को मतलब इस चीज़ का mRNA, तो वो mRNA और mRNA ये दोनों अलग टर्म है। mRNA हो गया मैसेंजर RNA, mRNA को माइक्रो RNA जो रेगुलेट करता है आपको मेनली प्रोटीन्स, जो प्रोटीन को फॉर्मेशन का, सेल्स का प्रोटीन फॉर्मेशन का, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपको सेंटर ने अब एमएसपी इंक्रीज किया कितने 5 क्रॉप्स पर, कौन रवि क्रॉप्स पर। तो रवि क्रॉप्स आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में यूपीएससी में और डिफरेंट पीसीएस एग्जाम में पूछा था कौन सा रवि क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, वीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, जो मसूर जिसे बोला, रेपसीड एंड मस्टर्ड एंड सैफ्लावर, ये आपको मतलब जो 5 क्रॉप्स है इस पर क्या किया सेंटर ने आपको एमएसपी इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये याद रखना ये सब कौन है, रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप जानते हैं कौन सा सीजन में होता है, मेनली जो ठंडा के सीजन में होता है। अभी जैसे सीजन आ रहा है इसमें रबी क्रॉप हम लोग क्या करते हैं मेनली आपको सोन मतलब कि लगाते हैं। जैसे अभी फसल आपको कटा, इससे जो पराली स्टेबल बढ़ने का प्रॉब्लम इसी कारण आपको आ रहा है। तो सेंटर ने इंक्रीज किया 5 रबी क्रॉप्स को, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कौन कौन सा था, वीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड। और जो मिनिमम, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो एमएसपी कैलकुलेट किया था वो किस मेथड से कैलकुलेट होता है, किस बॉडी द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सीएसीपी एक बॉडी है जो कि मतलब वेरियस फैक्टर्स को आपको इंक्लूड करता है, जैसे कल्टीवेशन कॉस्ट क्या है, सप्लाई कितना हो रहा है, डिमांड का सिचुएशन क्या है, मार्केट प्राइस कितना आपको जा रहा है, उस तरह से जो डोमेस्टिक ग्लोबल में और कंज्यूमर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट, उस चीज़ को मतलब उस चारों उस 5-6 चीज़ को इंक्लूड करके वो एक रिकमेंड करता है। एक मतलब बॉडी है आपको ये सीएसीपी, वो बॉडी रिकमेंड करता है आपको कि कितना एमएसपी होना चाहिए, गवर्नमेंट को कितना एमएसपी देना चाहिए। तो जो सीएसीपी आपको 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्लूड करता है, A2 हो गया, A2 प्लस FL हो गया, C2 हो गया। तो A2 क्या है, ये मतलब डायरेक्ट आपको फार्मर्स का कॉस्ट को इंक्लूड करता है, जैसे सीड का एक्सपेंशन, सीड पर कितना आप खर्च कर रहे हैं, फर्टिलाइजर कितना यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड, लेबर और मोर। फिर A2FL होता है, इसमें फैमिली लेबर को भी इंक्लूड किया था जो कि अनपेड फैमिली लेबर है। फिर जो C2 होता है इसमें मोर कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट होता है, जिसमें कि रेंटल, फॉरगॉन इंटरेस्ट, मतलब डिफरेंट कितना आपने इंटरेस्ट लिया, कितना आप रेंट पे कर रहे हैं, वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जो मेनली जो प्राइस जो अभी मेनली कैलकुलेट वो A2 प्लस FL पे ही किया जाता है। और जो फाइनल डिसीजन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेवल है वो जो रिकमेंडेशन है वो सिर्फ ये रिकमेंड सीएससीपी का जो काम होता है वो रिकमेंडेशन देने का होता है। लेकिन रिकमेंडेशन पर जो फाइनल अथॉरिटी होता है, जो फाइनल मतलब रिकमेंडेशन को आपको बाइंडिंग होता है या बाइंडिंग नहीं होता, लेकिन जो फाइनल रिकमेंडेशन को अप्रूव किया जाता है वो आपको कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा किया जाता है। ये यूनियन गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। तो ये आपको याद रखना, कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स मेनली फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर होता है। तो इस पर मतलब मेनली इसी के अंदर ये काम होता है कि इस मतलब रिकमेंडेशन को वो अप्रूव करे या ना करे। तो ये आपको एमएसपी करने का एक तरीका होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हम लोगों ने करंट अफेयर्स भी देख लिया और इसके साथ हम लोगों ने जो बेसिक जो आपको इकोनॉमिक का या ज्योग्राफी का जो जो इसमें मतलब मटेरियल था जो वो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देखें मैन्युफैक्चर मार्केटिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स में भी रेगुलेटेड प्रेस्क्रिप्शन टू मैंडेटरी। तो ये बताया जा रहा है कि मतलब जो एंटीबायोटिक्स का जो एंटी रेसिस्टेंट बहुत ज़्यादा आपको फैल रहा है। मतलब एंटी रेसिस्टेंट फैलने के कारण क्या हो रहा है कि जैसे अभी निमोनिया या किसी तरह का टाइफाइड भी हो रहा है, तो उसमें भी मतलब डॉक्टर को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, किसी तरह का एंटीबायोटिक पेशेंट को सूट ही नहीं कर रहा। क्योंकि क्या हो रहा है कि आप बिना प्रेस्क्रिप्शन अगर आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं, बिना प्रेस्क्रिप्शन के या कोई भी दवाई आप ले रहे हैं उसे टाइमली आप नहीं खा रहे हैं, तो बहुत सारे कारण से क्या होता है, जैसे आज के समय एंटी माइक्रोबियल बहुत सारे फूड्स आप कंज्यूम करते हैं तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस आपके बॉडी में बढ़ जाता है। तो आपका जो जैसे किसी तरह का आपको बीमारी लग जाता है या टाइफाइड हो गया, किसी तरह का डेंगू हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप अगर एंटीबायोटिक्स आप ले भी रहे हैं, एंटीवायरल्स भी ले रहे हैं, तो आपको वो सूट ही नहीं कर रहा, बॉडी क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम निकल कर आ रहा है। इसलिए मतलब यहाँ पर जो ड्रग्स जो टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है DTA भी, उसने रिकमेंड किया जो एंटीबायोटिक्स को आपको न्यू ड्रग में डिफिनीशन में डाला जाए, जिसमें क्या किया जाए कि अब जो आप एंटीबायोटिक्स भी खरीदने जाएंगे आपको प्रेस्क्रिप्शन का जरूरत पड़ेगा। बिना प्रेस्क्रिप्शन का आपको एंटीबायोटिक्स नहीं दिया जाना चाहिए किसी भी मतलब मेडिकल शॉप से। तो ये मतलब एक निकल कर एक नया आया अभी, मतलब ये रिकमेंडेशंस दिया गया जो मतलब मेनली ICMR ने भी इस चीज़ को बोला है कि इस तरह से जैसे अगर किसी एंटीबायोटिक्स है तो उस पर आप ब्लू स्ट्रिप लगा दे या बॉक्स या एंटीमाइक्रोबियल प्रोडक्ट्स पर, जिससे क्या हो कि मतलब जो आम जनता होता है उसे ये पता नहीं होता कौन सा एंटीबायोटिक्स है कौन सा एंटीवायरल्स है दवाई में जो होता है, तो उसे पता चले। जैसे किसी तरह का आपका फूड प्रोडक्ट्स होता है उस पर जानते हैं ना कि वेजिटेरियन का यहाँ पर क्या मतलब रोल जो साइन यूज किया जाता है, नॉन वेज के लिए क्या साइन यूज किया जाता है। तो उस तरह से मतलब
जो या आपको इकोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है उसके लिए क्या साइन यूज किया, उसी तरह से आप इस तरह का साइन यूज करें तो उससे क्या होगा, जो आम जनता जो मतलब पब्लिक्स है उसे मतलब ये एक अवेयरनेस फैलेगा कि इस तरह का एंटीबायोटिक हम लोग यूज करें या ना करें। तो ये प्रिस्क्रिप्शंस और बहुत सारे जो एंटी फंगल्स एंटीबायोटिक्स है तो ये प्रिस्क्राइब करने से पहले आपको मतलब मेनली जो आप खरीदने जाते हैं तो आपको प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ये बताया गया। फिर इसी में जैसे देखें तो वो एनपीपीए ने क्या क्या इंक्रीज किया, सीलिंग प्राइस 8 शेड्यूल ड्रग्स का, तो डिफरेंट ड्रग्स का अभी मतलब मेनली इंक्रीज किया प्राइस। ये प्राइस इंक्रीज करने का ये प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये एक जनरल ड्रग्स है तो ये ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं कर सकते हैं। तो इसमें इंक्रीज इसलिए किया गया जो फार्मास्यूटिकल का जो कॉस्ट है, जो मतलब लेबर कॉस्ट है या जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो आपको बढ़ गया है, जो रेट बढ़ गया है, जो क्योंकि आप सब्सटेंस जो मिलना जो उसके लिए जो प्रोडक्ट्स होता है, जो बेसिक प्रोडक्ट्स होता है वो आपको नहीं मिल पाया, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो मुश्किल हो जा रहा है मिलना, इसके लिए उसने क्या किया, इस पर रेट बढ़ाया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर देखें तो सितंबर में ट्रेड गैप्स आपको बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि क्या और इंपोर्ट का जो वैल्यू है, जो इंपोर्ट हम लोग करते हैं वो बहुत इंपोर्ट कम हो गया। तो यहाँ पर अगर देख लो तो यहाँ पर जिससे जैसे अभी पीयूष गोयल ये कौन है, आपको कॉमर्स मिनिस्ट्री है, मेनली इंडस्ट्रियल कॉमर्स मिनिस्ट्री है, तो इन्होंने यहाँ पर बोला है आपको कि मतलब जो इंडिया को क्या करना चाहिए अपना एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए। अगर इंपोर्ट आप डिक्रीज़ करें चलो ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक्सपोर्ट को आपको इंक्रीज़ करना है, क्योंकि जो डेफिसिट होता है वो डेफिसिट हम लोग इंडिया में अब ज़्यादा डेफिसिट हो रहा है, जो बैलेंस ऑफ डेफिसिट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, तो उसके कारण क्या क्या करना पड़ेगा इंडिया को, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब क्वांटिटी आप बढ़ाने से प्रोडक्ट्स का अभी वर्ल्ड मार्केट में आप नहीं बेच सकते, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट्स का अगर क्वालिटी आप बढ़ाते हैं तो वो प्रोडक्ट्स आपका मार्केट में ज़्यादा कम्पिटिटिवनेस होता है, ज़्यादा वो बिकेगा। तो इसने ये कहा और गवर्नमेंट को कहा कि सब्सिडीज और सपोर्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए, तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर आपको ध्यान देने के लिए, जो कि ग्लोबल मार्केट्स को क्या कर सके, वो टैप कर सके। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को जो मतलब ये टफ होता है, लेकिन आप इस पर रिसर्च करके इसे प्रोडक्ट्स को आप बढ़ा सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इन्होंने बोला है कि जो सेल्फ रिलायंट है, इट कैन ओनली हैपन व्हेन इंडिया विल द सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड दैट कॉन्फिडेंस विल ओनली कम व्हेन ऑल वी डिसाइड दैट क्वालिटी इज नॉट आवर जॉब, इट्स आवर ड्यूटी। तो ये जॉब नहीं, हमारा क्या है, ड्यूटी, एक कर्तव्य है कि हम इस तरह का प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करें जो कि एक वर्ल्ड मार्केट में इसका डिमांड बढ़े। तो ये इन्होंने कहा है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर एक तरह से अगर देखें तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में वो जानते हैं। एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इसे पब्लिश करती है वो वेल्थ लाइफ हंगर इंडेक्स एक है, वो इसे पब्लिश करती है। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये जो 2024 का जो रिपोर्ट आया है, तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया का जो हंगर इंडेक्स है वो बहुत नीचे है। अगर यहाँ पर पॉइंट की बात करें तो इंडिया का रैंक आपको 105 है, 127 कंट्री में 105 है इंडिया का रैंक 2024 का। ये रैंक आपको ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, तो डिफरेंट पीसीएस एग्जाम में ये मतलब मेनली आपको पूछा ही जा रहा है। तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रैंक याद रखना इंडिया का, जो पॉइंट फॉर्म में जो कितना स्कोर किया इंडिया ने, 27.3 इंडिया ने स्कोर किया। तो ये स्कोर बहुत ही मतलब मेन बोल सकते हैं आपको मॉडरेट या अलार्मिंग लेवल पर। तो इंडिया बहुत ज़्यादा अभी क्राइसिस में, आपको मतलब क्राइसिस में है कि मतलब यहाँ मेल न्यूट्रिशन आपको ज़्यादा है। तो इसका इंडिकेटर्स क्या, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स मतलब ये नहीं होता कि यहाँ का जो कंट्री का जो सिटीजन वो भूखा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या हो गया कि मतलब बहुत सारा जो पैरामीटर्स पर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, जो 4 पैरामीटर्स है। तो जो 4 पैरामीटर्स है तो सबसे पहले आपको इसमें हो जाता है अंडर न्यूरिशमेंट, मतलब सही से खाना नहीं मिल पा रहा है, सही से जो न्यूट्रिशनल जो फूड होता है वो नहीं मिल पा रहा है, जिसको अंडर न्यूरिशमेंट बोला जाता है। सेकंड इसमें चाइल्ड स्टंटिंग, जो 5 साल के अंदर जो बच्चा है, मतलब कि चाइल्ड स्टंटिंग मीन्स क्या हो गया, उसके मतलब हाइट के हिसाब, मतलब स्टंटिंग की अगर बात करें तो मतलब उसके एज के हिसाब से उसका हाइट नहीं है। तो ये चाइल्ड स्टंटिंग का डिफिनीशन होता है, ये डिफिनीशन ही पूछा जा सकता है। फिर अगर नेक्स्ट देखें इसमें चाइल्ड आपको एक स्टंटिंग हो गया, चाइल्ड वेस्टिंग होता है। तो वेस्टिंग क्या हो गया कि मतलब कि जो हाइट के हिसाब, मतलब जो हाइट के हिसाब से क्या वजन नहीं है आपका अंडर द 5 एज, तो इसमें वजन नहीं है, तो ये आपको चाइल्ड वेस्टिंग हो गया। और एक क्या हो गया, चाइल्ड मोर्टेलिटी हो गया, मतलब जो 5 साल का बर्थडे मनाने से पहले मतलब कितना चाइल्ड का डेथ हो रहा है, मतलब शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे, तो ये आपको इंक्लूड किया। तो ये 4 पैरामीटर है जो आपको ध्यान रखना है। एक चाइल्ड मोर्टेलिटी होगा, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, अनयूनिस, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियसली भी पूछा गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस पर ज़्यादा इंफेसिस दे रहे हैं। तो अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखें तो अगर हम लोग और यहाँ पर अगर देखें तो सर्वे में बताया गया इंडिया हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग ग्लोबली में अगर देखें तो इंडिया में वेल न्यूरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग ये सबसे ज़्यादा है।
तो डिफरेंट जो गवर्नमेंट का भी अपना एक इनिशिएटिव चल रहा है, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पोषण अभियान, नेशनल न्यूट्रिशन, पीएम गरीब कल्याण योजना, इसमें फोकस किया जा रहा है नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिससे क्या होगा न्यूट्रिशनल लेवल आपको बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर जो इसने मतलब जो सजेशंस दिया है कि आपको गवर्नमेंट को बहुत सारा अंडर न्यूट्रिशन प्रोग्राम यहाँ पर चलाना पड़ेगा। मतलब जो यहाँ पर मेनली जो चाइल्ड का जो ये हेल्थ होता है वो मेनली डिपेंडेंट होता है मदर के हेल्थ से, जो मतलब लैक्टेटिंग मदर्स होती है या मतलब जो प्रेग्नेंट मदर्स होती है, वही अगर मतलब कि आपको सही से अंडर न्यूरिज्ड, मतलब बहुत ज़्यादा अंडर न्यूरिज्ड है, तो जो चाइल्ड जो मतलब कि रिप्रोड्यूस होगा, जो चाइल्ड आपको मतलब जो बच्चा पैदा होगा, वो मेनली ही आपको वही मतलब चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मतलब मोर्टेलिटी का केस आपको ज़्यादा बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट को फोकस किया जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा मातृ वंदना योजना, बहुत सारा लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी मतलब ये वो योजना आपको लेकर आई है, जिसमें कि उनको अच्छा से खाना मिले, न्यूट्रिशन जो फूड होता है वो मिले। तो ये बहुत सारा मतलब गवर्नमेंट ने किया। तो जो सजेशंस है यहाँ पर कि जीडीपी ग्रोथ को आपको अलोंग मेजर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ से ये पता नहीं चलता है कि फूड सिक्योरिटी आपको इंडिया का बढ़ा या किसी कंट्री का बढ़ा है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ बहुत चीज़ से हो सकता है। मतलब माइनिंग अगर अच्छा चल रहा है तो उससे भी जीडीपी ग्रोथ हो। जीडीपी क्या है? फाइनल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्ट्स ऑफ गुड्स एंड वो ह्यूमन का क्या हेल्थ है, ह्यूमन का क्या मतलब क्या बिहेवियर है, वो उसे पता नहीं चलता। तो ये आपको यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और बहुत सारे जो मल्टी फेसेटेड अप्रोच है, मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है, सोशल सेफ्टी नेट्स हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स हो गया, ये आपको न्यूट्रिशन पर ध्यान देना पड़ेगा। सेफ्टी नेट्स, कैश ट्रांसफर जो आप होता है वो डायरेक्ट देना पड़ेगा, जैसे कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसे आपको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पर। तो ये सब क्या है, मतलब कि इसका अपना मतलब जो सजेशंस है, ये सजेशंस आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और डिफरेंट जो होलिस्टिक फूड सिस्टम है, जैसे जो इकोलॉजिकल, जैसे मोनोक्रॉपिंग सिस्टम को हटाकर हम लोग डाइवर्सिफाइड जो फूड प्रोडक्शन सिस्टम उसे बढ़ाया जाए। जैसे क्या हो, जो मतलब एक बैलेंस डाइट, आपका थाली एक बैलेंस डाइट हो, एक नहीं कि मतलब एक ही तरह का आप प्रोडक्ट्स या फूड खा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, वो बैलेंस डाइट एक तरह से जो न्यूट्रिशन जो डाइवर्सिफिकेशन है वो आपको नहीं मिल पाता किसी भी चाइल्ड को। तो इससे ये मतलब, और जेंडर और क्लाइमेट चेंज के कारण जो अभी खासकर जेंडर इक्वालिटी, क्लाइमेट के कारण को सबसे ज़्यादा जो मतलब जो न्यूट्रिशन हो, अंडर न्यूट्रिशन वो आपको वुमेन, अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो उसमें एनेमिक जो अगर बात करें, एनेमिक जो वुमेन है वो सबसे ज़्यादा आपको मेनली वुमेन ही मानी जाती है। वुमेन को होता है या किसी भी चिल्ड्रन को होता है। तो ये आपको यहाँ पर इसको कम करना पड़ेगा। लेकिन इस पर भी डिबेट है बहुत सारे, मतलब जो यहाँ के जो मिनिस्टर्स है, जो मतलब यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो अब डिफरेंट जो इंडेक्स जो वर्ल्ड गवर्नमेंट या किसी तरह का जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो एक तरह से मतलब जो वो आपको मतलब जो मेनली जो लिया जाता है उससे मेनली जो किया जाता है उसके द्वारा ये सर्वे किया जाता है, वो मेनली एक तरह से रैंडम सर्वे होता है। वो किसी तरह से मतलब एक क्या बोल सकते हैं, मतलब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस को वो मतलब ट्रैक नहीं कर, जैसे पोषण ट्रैकर हो गया, इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से नहीं उठाती है। तो ये मतलब एक प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत सरकार ने इस चीज़ को मानना ही बंद कर दिया। इंडिया इस तरह से नहीं, इंडिया में भी बहुत सारा पॉवर्टी भी कम हुआ है और माल न्यूट्रिशन का भी जो शिकायत है वो बहुत कम हुआ। ये पोषण ट्रैकर पर आप इसे जाकर देख सकते हैं। तो ये मेनली आपको मतलब एक तरह से बोल सकते हैं टग ऑफ वार है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना जो इम्पोर्टेंट है इसमें। तो ये पोषण ट्रैकर एक आईसीटी एप्लीकेशन है जिसमें आप ट्रैक कर सकते हैं कितना स्टंटिंग है, कितना वेस्टिंग का केस है, कितना अंडर न्यूरिशमेंट है, कितना चाइल्ड मोर्टेलिटी है। तो ये हो गया आपको। फिर अगर नेक्स्ट देखें, जो सैमसंग का जो अभी मतलब अभी मेनली अभी क्या हुआ कि जो बहुत दिन से स्ट्राइक चल रहा था वो काफ़ी दिन से, तो अभी स्ट्राइक क्या हुआ आपको ख़त्म हो गया, मतलब एक तरह से एक निगोसिएशंस हुआ। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ पर, जो मतलब जो वर्कर्स का डिमांड था कि वो जो वर्किंग जो वहाँ पर आपको जो आवर्स होता है उसे कम किया जाए, ऊपर से जो सैलरी होता है वो सैलरी बढ़ाया जाए। सैलरी कम था, जिस महंगाई के हिसाब से सैलरी बढ़ाया जाए, और वर्क कल्चर है उसको सही रखा, जो इथिक्स होना चाहिए, वर्क इथिक्स होता है वो सही होना चाहिए। क्योंकि इसमें एक टर्म है, अगर उस टर्म की हम लोग यहाँ पर बात करें, तो अगर एक टर्म की हम लोग यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये टर्म है यहाँ पर, इसे बोला जाता है कैजन। जो कैजन एक टर्म है, ये कैजन का मतलब क्या होता है आपको, एक KAIZN। तो ये टर्म है कैजन, ये ध्यान रखना है, क्यों ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि टर्म से बहुत ज़्यादा यूपीएससी क्वेश्चंस आपको पूछती है। तो यहाँ पर कैजन का क्या है, स्ट्रेसफुल वर्किंग कंडीशन इन दिस फैक्ट्री आर शेप्ड एंड डिटरमाइंड बाय देयर मैनेजमेंट फिलॉसफी। तो जो कैजन क्या होता है, एक मतलब जापान का एक फिलॉसफी है, जापानीज प्रोडक्शन का। तो वहाँ पहले क्या किया जाता था कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको जो वर्क है, इंटेंसी है, वो लेबर पावर उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, उसका वर्किंग जो आवर है वो बढ़ाना पड़ेगा, और जो टाइम है जो मतलब मेनली उनको लीजर टाइम मिलता है, जो आइडल टाइम मिलता है, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसके क्या होता है, वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है। तो ये कैजन एक फिलॉसफी है जापानीज प्रोडक्शन का। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आप मेनली कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से क्या होता है, जो वर्कर पर स्ट्रेस बढ़ता है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो स्ट्राइक
की कंडीशन आप देखते हैं, चाहे कोई भी इंडस्ट्री सेटअप हो इंडिया में, कोई भी एशिया का इंडस्ट्री या डिफरेंट कंट्रीज़ का इंडस्ट्री, तो इस तरह का आपको यहाँ प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना, सैमसंग का इंडस्ट्री है, तो इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट आपको पार्ट है। तो केस स्टडी ऐसे आप पढ़ सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करें आपको जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट का, तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट का अभी क्या बात हो रहा है कि मतलब जो डिफरेंट अभी जानते हैं कि तमिलनाडु में अभी जो रिट्रीटिंग मानसून के कारण क्या हो रहा है कि बाढ़ का कंडीशन, फ्लड का कंडीशन आपको आ रहा है। तो मेनली जो अभी तो जानते हैं, और ये जो साउथ वेस्ट मानसून आया था उसमें भी आपको जो कर्नाटका में आपको भारी बारिश, मतलब ज़्यादा बारिश हुई थी। तो अभी जो बताया जा रहा है कि जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट के कारण जो क्या हो रहा है कि कर्नाटका को पानी आपको मतलब छोड़ना पड़ता है तमिलनाडु रीजन में, चाहे किसी भी रीजन से, चाहे वो मतलब पीने का पानी हो या एग्रीकल्चर पर्पज से हो। तो ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स का एक ट्रिब्यूनल का एक मतलब रिपोर्ट था। तो इस अगर इस यहाँ पर हम जो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि कावेरी रिवर, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओरिजिन क्या होता है। तो कावेरी इज द लार्जेस्ट रिवर इन द स्टेट, मतलब जो स्टेट में कावेरी रिवर कहाँ, कर्नाटका में। ये कहाँ से आपको ओरिजिन होती है, ताला कावेरी इन ब्रह्मगिरी हिल्स इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका, यहाँ से ओरिजिन होता है। और ये जो इसे मतलब दक्षिण गंगा भी हम लोग बोलते हैं, गंगा जो ऑफ द साउथ, और ये एक सैक्रेड रिवर्स आपको इंडिया में माना जाता है। तो अगर यहाँ पर बात करें जो ओरिजिन ऑफ रिवर कावेरी, फेमस पिलग्रिमेज साइट है, टूरिस्ट स्पॉट भी है ब्रह्मगिरी हिल्स में, जो कि मतलब वहाँ लोग घूमने भी जाते हैं। ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें तो हड़ंगी, हेमावती, ये सब क्या है, लक्ष्मण तीर्थ, ये सब डिफरेंट आपको ट्रिब्यूटरीज है। काबिनी, ये केरला में आपको ओरिजिन होता है, ईस्टवर्ड्स एंड ज्वाइन द कावेरी एट, तो ये आपको याद रखना है ट्रिब्यूटरी। फिर सिमसा, अड़कावती, सुवर्णवती, होनू, भवानी, लोग, तो ये लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर हम यहाँ पर देख ले जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट के पीछे रीज़न क्या है, कि जो डिस्प्यूट आपको लॉन्ग स्टैंडिंग कन्फ्लिक्ट है, जानते हैं जब मतलब जो मेनली जो एज था, जो मेनली जो मुगल एम्परर ने, मतलब मॉडर्न जो आपको ब्रिटिश का जो समय पीरियड था ब्रिटिश इंडिया में, उस समय ये एक मतलब डिस्प्यूट उसी समय शुरू हुआ था। तो जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, इसमें 3 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी का मतलब मेनली डिस्प्यूट्स रहता है। तो ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, पुडुचेरी, ये आपको ध्यान रखना है। तो साउथ का जो साउदर्न स्टेट्स है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और पुडुचेरी। तो ये डिस्प्यूट्स क्या है कि रिवर वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इस डिफरेंट 4 स्टेट्स के अंदर में, जो इरिगेशन पर्पज़ के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए। तो बैकग्राउंड देखें तो ये डिस्प्यूट जो ओरिजिनेट हुआ था फर्स्ट टाइम 1892 में, वे बैक इन 1892, जिसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, साइन करवाया था प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास और प्रिंसली स्टेट मैसूर के बीच में। फिर ये 1924 में क्या हुआ कि एग्रीमेंट रीच हुआ जो 50 साल तक वैलिड था। फिर ये एग्रीमेंट खत्म हो गया 1974 में। तो 1974 में कर्नाटका ने डाइवर्ट कर दिया वाटर को फॉर न्यूली मेड रिजर्वायर्स, अपना एक रिजर्वायर्स बना लिया, मतलब जो डैम बना लिया, वहाँ उसने क्या किया, रिजर्वायर्स बना के वहाँ पर डाइवर्ट कर दिया तमिलनाडु से बिना परमिशन लिए हुए। तो वहीं से ये डिस्प्यूट आपको शुरू हो गया। फिर वो डिस्प्यूट आपको सुप्रीम कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह का डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल आपको बनाने के लिए। तो अगर डिस्प्यूट की हम लोग बात करें तो यहाँ पर देख सकते जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल फाइनल अवार्ड क्या हुआ, तो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो डिस्प्यूट आपको फॉर्म हुआ था जो ट्रिब्यूनल 1990 में, तो 17 साल के बाद ये आपको फाइनल अवार्ड दिया गया 2007 में, द अमाउंट ऑफ वाटर कितना स्टेट को दिया जाना चाहिए पूरे साल के अंदर। तो ये डिफरेंट इतना वाटर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली ये आपको याद रखना कौन कौन से स्टेट है, तमिलनाडु इन्वॉल्व है, कर्नाटका, केरला एंड पौंडीचेरी। फिर ये इतना वाटर टीएमसी दिया जाता है, क्या मतलब इससे लिंक, लेकिन अभी भी ये मतलब एक डिस्प्यूट चलते रहता है, क्योंकि डिफरेंट आपको रिजर्वायर्स कंस्ट्रक्ट कर लेता है, कहीं पानी रोक देता है। अगर जैसे रायपेरियन, लो रायपेरियन स्टेट है तमिलनाडु, कर्नाटका अपर रायपेरियन स्टेट, तो पानी का फ्लो कभी क्या होता है, जैसे सूखा पड़ रहा है बेंगलोर रीजन में, तो पानी रोक दिया जाता है, तो वो एक डिस्प्यूट का कारण बन जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो जो नेक्स्ट है आपको री इमेजिनिंग एक्सेस टू जस्टिस, में मेनली जस्टिस के बारे में बताया किस तरह से मतलब जो गरीब आदमी होते हैं मेनली वो फाइल नहीं कर पाते। जस्टिस इंडिया में क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं कि जस्टिस नहीं मिल रहा है, लेकिन जो जस्टिस लेने जा रहे हैं तो एक मतलब एक कॉस्टिक मतलब बोलते हैं कॉस्टली अफेयर है, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा उसमें लग रहा है। अगर आप जैसे किसी तरह का कोई केस फाइल करना चाहते हैं, हायर जुडिशरी के पास जाना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक मतलब कि आपको गुजरना पड़ता है, एक मतलब एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आपको पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, चाहे आप लॉयर मतलब हायर कर रहे हैं, किसी तरह का कोर्ट में जो वर्क होता है उसमें। तो इस तरह से एक TPLP, थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग आपको बनाया गया। तो ये थर्ड पार्टी जो लिटिगेशन फंडिंग होता है, इसके अंदर क्या होता है वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग है कि इमर्ज हुआ है गेम चेंजर के रूप में, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो जैसे NGO की बात कर सकते हैं, तो क्या होता है जैसे डिफरेंट है वो कोई भी इन्वायरमेंटली एक्टिविस्ट है तो वो सपोर्ट मिल रहा है NGO के थ्रू, या किसी भी मतलब कि जो फूड एडल्ट्रेटर है उसको सपोर्ट मिल रहा है। तो ये मतलब एक प्रोसेस एक क्या होता है ईजी हो जाता है किसी भी केस को हैंडल करने में।
तो यहाँ पर जैसे थर्ड पार्टी फंडिंग गेम चेंजर है इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इंडिया इज ग्रेजुअली एम्ब्रेसिंग दिस ट्रेंड। तो ये मेनली इंटरनेशनल कोर्ट में ज़्यादा चलता है, लेकिन इंडिया में भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये आ रहा है। तो ये क्या थर्ड पार्टी फंडिंग, ये फाइनेंशियली कंस्टेंट पार्टी आर्बिट्रेशन लिटिगेशन टू एक्सेस फंडिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स टिपिकली इन एक्सचेंज फॉर शेयर ऑफ पोटेंशियल अवार्ड सेटलमेंट। तो इस तरह से मतलब मेनली आपको सेटल किया जाता है किसी भी चीज़ को। अगर आपके पास पैसा नहीं तो वो आपको थर्ड पार्टी फंडिंग मिलेगा कि आप केस को फाइल कर सकते हैं, केस को लड़ सकते हैं। तो इंडिया कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया है सिग्नल ग्रोइंग एक्सेप्टेंस ऑफ थर्ड पार्टी, इसे एक्सेप्टेंस भी दिया गया। तो लैंडमार्क जजमेंट था 2018 सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें इंडिया वर्सेज AK बालाजी का ये केस था। इसमें आपको रिसेंट दिल्ली कोर्ट जजमेंट में भी ये दिया गया कि ये मतलब कि इसमें क्या होगा, एक्सेस टू जस्टिस आपको प्रमोट किया, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट है आपको एक्सेस टू जस्टिस देना। तो ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो इसमें मेनली आपको यही इंपॉर्टेंट है कि क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब थर्ड पार्टी आपको लिटिगेशन का ये टर्म आपसे पूछा जा सकता है। और बाकी आपको इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हैं क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स मतलब झेलना पड़ता है अगर पार्टी के पास पैसा नहीं है, मतलब किसी तरह का कोई गरीब अगर किसी तरह का लिटिगेशन फाइल करना चाहे। इसलिए देखते हैं PL का कंसेप्ट भी शुरू हुआ है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें इंडिया पाक अवॉइड ब्लेमिंग ईच अदर SCO मीटिंग। तो SCO मीटिंग अब हुआ, जानते हैं फॉरेन मिनिस्टर हमारे जो जयशंकर जी, उन्होंने अभी मतलब पार्टिसिपेट किया है। वो जो इस्लामाबाद में जो मीटिंग हुआ है आपको, वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है कौन है, शहनवाज शरीफ। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है SCO क्या है और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। तो अगर हम लोग यहाँ पर SCO की यहाँ पर बात करें अगर, तो यहाँ पर जैसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करें तो इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था आपको, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ये संघाई 5 पहले ऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1996 में। तो इसमें चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान ने क्या किया था, ओरिजिन हुआ था। उसके बाद इंडिया ने भी इसमें ज्वाइन किया, फिर पाकिस्तान ने भी इसमें ज्वाइन किया। तो ये आपको एड्रेस जो कंसर्न मेनली इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस ग्रुप्स एथनिक टेंशन है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 2001 में, जो मेनली जो एस्टेब्लिश्ड हुआ, मेनली जो पावर में आया, मेनली फंक्शनल हुआ। इसका जो अगर हम लोग बात करें मतलब मेनली जो हेडक्वार्टर की, वो मेनली आपको कहाँ, बीजिंग में। तो ये आपको ध्यान रखना, संघाई बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। फिर अभी जैसे अभी 10 मेंबर है, ये करंट मेंबर अभी 10 है, ये क्योंकि पुराना इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अभी 10 मेंबर है। नेक्स्ट मेंबर अभी बेलारूस आपको ज्वाइन किया गया, बेलारूस द्वारा ये 10th मेंबर है, आपको 10th मेंबर है। और जो ईरान है ये 2023 में ज्वाइन किया था, ये 9th मेंबर है। और बाकी आप 8 मेंबर जानते हैं, जिसमें कि इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, चाइना, और जो इंडिया ईरान हो, ईरान तो हम लोग देख लिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसमें ये याद रखना है जो ये डिफरेंट सेंट्रल एशियन कंट्री है, ताजिकिस्तान, इसमें कौन सा कंट्री नहीं, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, लेकिन बाकी सब है, सब स्थान है, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान। इस तरह से आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। अफगानिस्तान, मंगोलिया का भी ऑब्जर्वेबल स्टेटस दिया गया, अभी देखा जा रहा है आगे कि मतलब ये इसमें इंक्लूड किया जाए कि नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट जो मेंबर है, आपको 10 मेंबर ये याद रखना। तो इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट था। यहाँ देख सकते हैं जैसे रसिया है जो है रिपब्लिक ऑफ, जो कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, फिर उज्बेकिस्तान हो गया, आपको ताजिकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया। तो ये डिफरेंट आपको मेंबर्स, आपके अभी कौन सा बेलारूस मेंबर आपको नया बना। तो ये 2 2 4 5 6 7 8 9, एक ईरान है आपको मेंबर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो फिर अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाएँ, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है, तो हम लोग मतलब वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो अगर यहाँ पर देखें तो दिल्ली में अभी जानते हैं कि जो दशहरा के बाद जो पटाखा का तो बैन था, लेकिन जो दशहरा के बाद आपको जो एयर है, जो मतलब एयर का क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा गिरी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी सीवियर पोजीशन पर आ गया। तो इसके पीछे क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्कूल को ही बंद कर दिया जाता, बहुत सारे गार्जियंस अभी भी मतलब कि इससे मतलब नाराज़ है कि मतलब अगर स्कूल बंद किया जाता, बहुत सारे जो पुअर जो पर्सन है, मतलब गरीब लोग हैं, जो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जो नेट का जो खर्च होता है या किसी तरह का मोबाइल होता है, स्मार्टफोन, उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। एक डिजिटल डिवाइड का एग्जाम्पल, इसे आप लिख सकते हैं किसी भी एग्जाम्पल टॉपिक में। किस तरह से डिजिटल डिवाइड एक अर्बन पॉपुलेशंस के अंदर भी हो सकता है, जहाँ पर गवर्नमेंट गोइंग स्कूल्स हो गए, और जो चिल्ड्रन जो पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं। तो कॉन्वेंट स्कूल के साथ एक अगर अलग प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मतलब वो चिल्ड्रन जो ज़्यादा मोबाइल में क्या होता है, इंगेज हो जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लास का मतलब परमिशन दे देते हैं तो इंगेज ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको क्या है, मायोपिक प्रॉब्लम भी आ रहा है। तो मायोपिया क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस होता है, मतलब कि आपको उसमें बगल का चीज़ अच्छे से दिखेगा लेकिन दूर का चीज़ नहीं दिखाती। ये स्टूडेंट्स में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं, जो मतलब 1 to 10th स्टूडेंट, उसमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये जो पॉल्यूशन से वो जानते हैं, जो आपको अभी पटाखा के कारण हो रहा है, बर्निंग, जो आपको
जो पराली जलाया जा रहा है, स्टबल बर्निंग किया जा रहा है, उसके कारण हो रहा है। बहुत सारे पॉल्यूशंस, जो व्हीकुलर पॉल्यूशन उसके कारण हो रहा है। तो ये आपको इसमें सरकार को बोला जा रहा है, इस पर ध्यान दिया जाए। तो आप रेगुलेट स्कूल्स को ना करें या किसी तरह के मतलब सिस्टम पॉलिसी नहीं लाए, लेकिन इसमें जो रेगुलेट आपको करना है मेनली पॉल्यूशंस को रेगुलेट करना है, ये आपको इसमें बताया जा रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल तरह से हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि इसे आप लिख सकते हैं कि किस तरह से डिजिटल डिवाइड एक मतलब पॉल्यूशंस के कारण भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है जो हरियाणा पंजाब ने अभी क्या किया, स्टबल बर्निंग का केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मतलब मेनली आपको यहाँ पर डांट लगाया कि जो हरियाणा गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट क्या करे कि मतलब वहाँ पर स्टबल बर्निंग हो रहा है, लेकिन वो करे मेरे यहाँ स्टबल बर्निंग नहीं हो रहा। तो ये पॉल्यूशन आ कहाँ से रहा? तो क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर जो रिपोर्ट लिया वो इसरो का रिपोर्ट लिया कि जानते हैं कि अभी के कारण कि अभी क्या हो रहा है कि आप कुछ चीज़ छुपा नहीं सकते। जो सैटेलाइट हो रहा है वो हर एक चीज़ को मेजर कर रहा है, वो कितना मीथेन रिलीज हो रहा है किस चीज़ से, वो भी आपको बता दिया जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको जगह दिखाया गया कि मतलब 276 केस आपको स्टबल बर्निंग का दिखाया गया, लेकिन वहाँ पर जो पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट वो बोलती है हमारे यहाँ कोई केस ही नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप मतलब ये मतलब बताइए कि यह केस क्यों हो रहा है, आप इस पर मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जो जो फाइन का केस होता है या किसी तरह का जो जेल है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इसमें पीपुल को इंकरेज मतलब किया जा रहा है वो वायलेंस कमिट करे, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। इसने इसे फटकार लगाया, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बॉडी आया था CAQM, ये हम लोग देखेंगे कौन सा ये बॉडी है। मेनली ये आपको नेशनल कैपिटल रीजन जो NCR रीजन है और जो एडजॉइनिंग रीजन है, जैसे आपको हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और ये क्या बोल सकते हैं यूपी, तो इस रीजन में भी इसका मतलब एक रेगुलेशंस रहता है किस तरह से आपको पॉल्यूशंस को कम किया जाए। तो इसके पीछे एक और मतलब बॉडी है, जैसे कि जो है आपको ग्रेडेड रिस्पॉन्स जो टीम होता है वो भी आपको इसमें फॉर्म किया जाता है किस तरह से पॉलिसी को लाया जाए जहाँ पर ये आपको पॉल्यूशंस कम किया जाए। तो ये नवंबर दिसंबर में अक्टूबर में जब पराली का सिचुएशन आता है तो इसमें ये पॉल्यूशंस आपको बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो जैसे हम CAQM की बात करें तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कमीशंस फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म है। ये नेशनल कैपिटल रीजन और ज्वाइनिंग एरिया के तहत बनाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना किस एक्ट के तहत बनाया गया है। ये क्या करता है, रिसर्च आइडेंटिफिकेशन रिजोल्यूशन प्रॉब्लम को करता है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को किस तरह से आपको मेंटेन किया जाए, कंट्रोल करता है एयर पॉल्यूशन को दिल्ली NCR रीजन में और ज्वाइनिंग एरियाज में। तो ये कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट दिल्ली और ज्वाइनिंग स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ। फिर जो रेस्ट्रिक्टिंग एक्टिविटीज़ होता है उसको यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, जो रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है, डायरेक्शंस को डिफरेंट डायरेक्शन से कि फायर बैन होना चाहिए, किसी तरह का जो पराली को जलाना वो बंद करना चाहिए। तो ये डिफरेंट आपको, और इसका जो डायरेक्शंस होता है वो एक तरह से बाइंडिंग नेचर होता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, स्टैट्यूटरी बॉडी है। फिर SC वर्डिक्स अगर देख ले, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, SC वर्डिक्ट टुडे ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 6 ऑफ सिटीजनशिप। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नेक्स्ट टाइम भी अच्छे से कवर किया जाएगा, क्योंकि आज मतलब कि ये वर्डिक्ट दिया जाएगा SC सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि ये मतलब सही में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है या ये इनवैलिड है। तो 6 से हम लोग यहाँ सिटीजनशिप एक्ट अगर 6 की बात करें तो ये आपको जो सिटीजनशिप सेक्शन 6 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट है, ये 6 से क्या किया था, वह जो स्पेशल प्रोविजन जो इंसर्ट किया गया था 1955 में। इसमें क्या बताया गया, जो असम का अकॉर्ड है उसको साइन किया गया 15 अगस्त, ये राजीव गांधी गवर्नमेंट के समय में किया गया था। तो इसके अंदर क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अंडर सेक्शन 6 में क्या होता है, फॉरेनर्स जो हु इंटर्ड असम बिफोर जनवरी 1 1976, इसको ऑर्डिनरी रेसिडेंस का यहाँ पर दर्जा दिया जाएगा, जो 1966 से पहले इंटर किया असम में। तो इसमें जैसे कि यहाँ पर ऑब्लिगेशंस इंडियन सिटीजन्स का जो आपको इस यहाँ पर इंटर किया है 1966 या मार्च 1971, जो एक लिबरेशन वार 1917 में हुआ था, जो बांग्लादेश लिबरेशन वार, तो उसके बीच में जो यहाँ पर इंटर किया उसे सेम राइट्स भी दिया जाएगा, लेकिन उसे कम से कम वहाँ पर 10 साल तक वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। तो इसको ले मतलब जो गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनवाई करने जा रही है कि मतलब क्या यह मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। तो ये हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है जो FAO का रिपोर्ट आया था। FAO रिपोर्ट जानते हैं कि मतलब UN ऑर्गेनाइजेशन है, ये मतलब मेनली आपको रिपोर्ट बनाती है क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो ये मतलब इन्होंने बताया कि जो इंडिया में क्या हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर और जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो आपको चेंज हो रहा है वो मेनली जो पुअर हाउस होल्ड्स हो गए या पुअर जो फार्मर्स है उनको ज़्यादा ये निगेटिव इम्पैक्ट्स उन पर देखा जा रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा इससे इम्पैक्ट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है कि जो रेजिलियंट आपको जो फूड जो प्रोडक्शन है वो सही से नहीं हो रहा है, गरीबी ज़्यादा हो रहा है। तो ये इंडिया में आपको बताया गया किसके द्वारा, FAO रिपोर्ट द्वारा। तो ये निगेटिव इम्पैक्ट्स क्लाइमेट चेंज ऑन फार्मिंग पॉपुलेशन द्वारा यहाँ पर बताया गया, जो अनजस्ट क्लाइमेट है आपको। तो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज जैसे रूरल पुअर वुमेन एंड यूथ पर आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को बताया कि एंटीसिपेटरी सोशल प्रोजेक्शन प्रोग्राम लाया जाए, मतलब कि जो उनको बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जाए, उनको मतलब कि ट्रेंड किया जाए, अवेयरनेस फैलाया जाए, उनको मतलब एक तरह सपोर्ट दिया जाए
और डिफरेंट जो क्रॉप्स है वो क्रॉप्स को मल्टी क्रॉपिंग दिया जाए। जो जो इंडिया ने बताया कि हम लोग ने नेशनल इनोवेशन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर भी शुरू किया था, जो कि मतलब एक क्लाइमेट चेंज प्रोडक्शंस को लेकर मतलब हम लोग इसको एड्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इसमें इतना ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ फूड डाइवर्सिफिकेशन हो गया, वर्क कंडीशंस को आपको बढ़ाया जाए, जो ऑफ फार्म मतलब फार्म से निकल कर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपको ज़्यादा, जैसे एमजी नरेगा हो गया रूरल में, तो अर्बन में कुछ इस तरह का प्लान लाए जिससे क्या होगी मतलब कि सही मतलब कि वेज भी मिले और जो फार्मिंग प्रोडक्शन है वहाँ से निकल कर बाहर, क्योंकि इंडिया में जानते हैं स्मॉल मार्जिनल फार्मर का जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है। इसके कारण क्या हो रहा है, फूड प्रोडक्शन में भी दिक्कत आ रही है और जो जो फार्मर का इनकम है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपको डिक्रीज़ हो रहा है। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर अभी वेस्ट बंगाल का जो बताया गया है कि अभी भी मतलब जो रेप केस हुआ था वो उस पर अभी भी मतलब यहाँ जजमेंट और सुनवाई अभी भी चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये क्या कारण है, मतलब एक इकोनॉमिस्ट है जर्नल उन्होंने लिखा है, तो वो मेनली बताते हैं इसमें मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास फैमिली है वो उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे, कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है इस मतलब आपको प्रोटेस्ट का। तो यहाँ मेनली बताया जा रहा है वो लोग, जैसे कि अगर मिडिल क्लास फैमिली का क्या एक मतलब सपना होता है कि हमारा जो मतलब कि जो बच्चा है या कि मतलब जो हमारा जो मोबिलिटी है, जो बच्चा वो हमारे जो जनरेशनल मोबिलिटी को आगे बढ़ाए, मतलब हम जो लोअर क्लास में है तो वो हम लोग के अपर क्लास में पहुँचे, किस तरह से हमारा जो इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो। तो इसके कारण क्या करते हैं वो मेनली आपको जो टेक्निकल कोर्स होता है उसमें वो इनरोल करवाते हैं अपने बच्चे को, चाहे डॉक्टर हो इंजीनियर हो। लेकिन जो अभी अभी मतलब मिडिल क्लास फैमिली ये देख रहा है कि इसमें जाने के बावजूद भी हमें मतलब ये आपको जो सपना है, हमारा जो सपना है कि हम लेवल हमारा जो इंटर जनरेशनल मोबिलिटी इंक्रीज हो वो कम हो रहा है, वो मतलब सपना टूट जा रहा है। तो ये बहुत सारा मतलब इसमें एंगल बताया गया है कि क्यों ये प्रोटेस्ट आपको रुक नहीं रहा है। तो इसे आप पढ़ सकते हैं कि अवेयरनेस के लिए बहुत ही मतलब अच्छा इन्होंने आर्टिकल यहाँ पर लिखा है। फिर नेक्स्ट वाल्मीकि द्वारा वो हम लोग ने यहाँ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आपको जो न्यूज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक हो जाता है वो न्यूज़ है आपको, ये लास्ट है बट नॉट द लिस्ट, बट ये जो न्यूज़ है आपको यहाँ पर सोलर सिस्टम के बारे में। तो यूरोपा क्लिपर एक मतलब कि इंटरप्लानेटरी स्पेस क्राफ्ट है, नासा द्वारा ये बिल्ड किया गया, कैनेडी स्पेस सेंटर। तो ये आपको ध्यान रखना, यूरोपा क्लिपर किसके द्वारा, नासा द्वारा बिल्ड किया गया। तो यहाँ पर नासा ने इसे मतलब इसलिए बिल्ड किया, इसका काम क्या होगा कि एक यूरोपा एक कौन है, मून जुपिटर है। जुपिटर का एक मतलब चांद मून है, मतलब जो नेचुरल सैटेलाइट होता है मून, जिसका यूरोपा है जुपिटर का, ये ध्यान रखना जुपिटर का नेचुरल सैटेलाइट है यूरोपा। तो यहाँ पर बताया गया कि नासा ने फाउंड किया है कि मतलब वहाँ पर आपको ओशियन है, आइस का ओशियन है वहाँ पर। तो उसको मतलब कि ओशियन को पता लगाने के लिए ये आपको इस इंटरप्लानेटरी स्पेसक्राफ्ट भेजा जा रहा है नासा द्वारा। तो वो बताया जा रहा है कि अर्थ के अलावा कहीं और भी आप मतलब हैबिटेबल एक हैबिटेबल जोन हो सकता है, जो गोल्डी लॉक जोन हो सकता है, जहाँ पर आपको लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये आपको बताया जा रहा है कि 5 साल का ये जर्नी रहेगा इसका यूरोपा क्लिपर का, जो कि जानते हैं कि जो यूरोपा क्लिपर का वहाँ जो डिस्टेंस है वो जहाँ से जो अर्थ से जा रहा है 1.8 बिलियन है। तो इसका यह काम रहेगा। तो लाइफ बियॉन्ड अर्थ इन आवर से, इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि नासा द्वारा बिल्ड किया इंटरप्लानेटरी स्पेसक्राफ्ट है। इसका काम क्या है कि यूरोपा जो मून जुपिटर है उसको मतलब यहाँ पर स्टडी करने के लिए कि वहाँ पर पानी ओशियंस मतलब पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है, वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये हमारा आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। हम लोगों ने बहुत सारा न्यूज़ यहाँ पर डिस्कस किया और बहुत ही कम टाइम में हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया जो इंपॉर्टेंट थीम्स है। आप ये स्लाइड को आप टेलीग्राम चैनल पर भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि क्वालिटी जीएस क्लासेस नाम से है। तो वहाँ पर ये आपको स्लाइड आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इसमें इंपॉर्टेंट हम लोगों ने वही चीज़ डिस्कस किया जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, और स्लाइड हम लोगों ने उस चीज़ को लिया भी है जो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट जो आर्टिकल्स है, जो डिफरेंट थीम्स है वो हम लोगों ने क्या किया अच्छे से यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पर जितने भी हम लोगों ने थीम्स लिया वो हम लोगों ने सब यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।